नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए लाभप्रद होगा। खासकर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसआई, कांस्टेबल, पटवारी, रीट सभी परीक्षाओं के लिए और एनसीईआरटी पढ़ने वालों में खासकर क्लास 9 और 11th के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की स्थिति को हम दो तरह से अध्ययन करते हैं, एक भौगोलिक स्थिति, एक खगोलीय स्थिति। भौगोलिक स्थिति हम पड़ोसी देशों के संदर्भ में, पड़ोसी सागरों के संदर्भ में कि हमारा कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं जो हमें सीमा बनाते हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन करते हैं। जबकि खगोलीय स्थिति जिसमें हम अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में बात करते हैं। हम पहले समझते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है। ये हमारा पृथ्वी है और इसके मध्य से एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कहते हैं। इस 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और दक्षिणी वाला भाग सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। अक्षांश रेखा है 0 डिग्री से नॉर्थ पोल तक 90 होती हैं, 90, और 90 ही दक्षिण में होती हैं, अर्थात टोटल अक्षांश की संख्या है 181 है। अगर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर एक रेखा काल्पनिक रेखा है जिसे हम ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इस 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इससे पश्चिम वाले भाग को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है और यदि हम पूर्व पश्चिम विस्तार की बात करते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में है, अर्थात इस वाले भाग में भारत की स्थिति है जिसे हम अमूमन उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित कह देते हैं। दूसरी चीज आती है, अब हम देखते हैं कि भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय विस्तार कितना है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति। भारत की अक्षांशीय स्थिति बात की उत्तरी गोलार्ध में है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यदि हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो हमारा अक्षांशीय विस्तार है -8 डिग्री 4 मिनट। अप्रोक्स में बात करते हैं तो 30 डिग्री, अर्थात हम बात करते हैं तो आपका 29 डिग्री 02 मिनट। भारत की देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं। देशांतरीय स्थिति मैंने कहा था कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर।
से पश्चिम नहीं, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, अर्थात देशांतरीय विस्तार हमारा लगभग 30 डिग्री का ये है। 68 - 7 = 29 डिग्री 18। अब हम इसको देखते हैं कि भारत का मुख्य भूमि का, हम अक्षांश क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम भाग है ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, अर्थात भारत का दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु और उत्तरतम राज्य कौन सा है आपका? पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू। नेक्स्ट आता है इसका हमारा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? स्थल भूभाग का, और हमारा स्थल भूभाग का जो दक्षिणतम बिंदु है उसे कहते हैं केप कोमोरिन। केप कोमोरिन है जिसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है। केप का मतलब अंतरिक्ष, अर्थात वह भूभाग, स्थल का वह भूभाग, सकरा भूभाग जो जल में घुसा हुआ हो, अंतरिक्ष कहलाता है। उसका उत्तरतम बिंदु यहां पर हमारा इंदिरा कॉल है। और यदि यह कहा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो यहां आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, पावसन पॉइंट भी कहा जाता था, जिसकी स्थिति 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड है, उत्तरी अक्षांश है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। यदि ये पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट। लेकिन 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट का बहुत सारा भूभाग है वो जल में है, डूब गया था। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने बात की अक्षांश के आधार पर हमारी 3 रेखाएं और होती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ऐसे ही उत्तरी आर्टिक वृत्त और दक्षिण आर्टिक। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है वो भारत के मध्य से गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ आपको पता होगा गुजरात, यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश के एरिया में, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद इधर त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा से दक्षिण वाला भाग उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन में शामिल किया जाता है तथा इसके उत्तर वाले भाग को उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल कहा जाता है।
अगली चीज आती है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई। हम लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। हमने कहा दक्षिणतम बिंदु स्थल भूभाग का केप कोमोरिन और ऊपर बताया इंदिरा कॉल, अर्थात इन उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की ओर पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबीथू और पश्चिम में गुजरात में है गौरमोटा। अर्थात भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग बराबर है, और हम ऐसे देखते हैं तो हमारा जो देशांतरीय विस्तार है पूरब से पश्चिम की ओर अधिक है, लेकिन हमारी पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई है वो कम है। इसकी तुलना में थोड़ा अक्षांशीय विस्तार की लंबाई कम है, अंतराल 29 डिग्री 2 मिनट है, लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई अधिक है। ऐसा क्यों? उसका कारण है कि अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर लगभग एक समान होती है। मैंने कहा दोस्तों लगभग एक समान होती है, बराबर नहीं होती। लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, इस तरह से। यही कारण है कि उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई अधिक है और पूरब से पश्चिम की लंबाई। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यदि भारत को उत्तरी गोलार्ध में खिसका दिया जाए तो अक्षांश और देशांतरी विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे हमने अभी बताया कि अक्षांश से आपके दूरी है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी है, उसमें अंतराल अधिक नहीं आ पाता है, अर्थात लगभग बराबर होता है। तो अक्षांशीय स्थिति बदल जाएगी लेकिन विस्तार उतना ही रहेगा। लेकिन देशांतरीय विस्तार यदि हम भारत को उत्तरी गोलार्ध में खिसका दिया जाए तो भारत में जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या होगा? अधिक होगा। इसी तरह यदि भारत को भूमध्य रेखा पर ला दिया जाए तो देशांतरीय विस्तार है वो कम। चलिए, ये तो बात रही हमारी अक्षांश और देशांतर के संबंध। आपको पता होगा कि अक्षांश से दिन और रात का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। वो हम बातें किसी और अन्य वीडियो में करेंगे कि सूर्य की किरणें हैं कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं या भूमध्य रेखा पर या मकर रेखा, उससे परे नहीं जाती हैं। और सूर्य की तिरछी किरणें हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक ही पहुंच पाती हैं। उसका कारण है कि पृथ्वी है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। दूसरी चीज आती है कि हम एक आता है मानक समय। मानक समय क्या होता है? मानक समय किसी देश के मध्य यामोत्तर या मध्य देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया समय यामोत्तर समय कहलाता है, और उसे दो आधारों पर निर्धारित करते हैं। एक है कि वह देशांतर रेखा देश के मध्य से गुजरती हो, कि मध्य से लगभग मध्य से गुजरती हो, और दूसरा है कि वह 7.5 या
15 का गुणज हो, अर्थात इससे विभाजित हो। कारण क्यों है, 7.5 की बात क्यों करते हैं? आपने पता होगा कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 46 सेकंड, अर्थात उसको ये कहें 45.40 सेकंड में अपना एक चक्कर लगाती है। राउंड फिगर में कहते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। और हमने वही कहा था कि पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। अर्थात पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर को पार करती है, 15 देशांतर। और ये कहा जाए कि एक देशांतर को कितने समय में पार करती है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट 4 मिनट। अर्थात पृथ्वी एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगती है। यदि हम इसको 7 रख देते, 6 रख देते, क्योंकि 7.5 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आधे घंटे का डिफरेंस आएगा। 15 से करेंगे 1 घंटे का, अर्थात हमने पूरे विश्व को है 24 समय कटिबंधों में बांटा हुआ है। अगले हम बात करते हैं, एक चीज और है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे बताइएगा, यहाँ सन है और ये पृथ्वी है, पृथ्वी घूम रही है तो कौन सा पार्ट है सूर्य के सामने सम्मुख पहले आएगा, पूरब वाला भाग या पश्चिम वाला भाग? आपका आंसर साफ होगा, पूरब वाला भाग। अर्थात भूमध्य ग्रीनविच से जो पूरब वाला भाग है वहां पर सूर्य जो कैसे होगा, पहले होगा, और पश्चिम वाले भाग में सूर्योदय कैसे होगा, बाद में। दूसरी चीज है, मैंने कहा पहले होगा, कितना पहले होगा वो हम देशांतर के संदर्भ में बात करेंगे। हम उससे पहले एक बात कर रहे थे कि मानक समय, भारत के लिए मानक समय, मैंने कहा भारत 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यदि हम 80 लेते तो 7.5 से है, वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता, इसलिए हमने कौन सा रखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय निर्धारित किया है। जब हमारा 82.5 डिग्री से मानक समय निर्धारित किया है, तो आप बताइए कि भारत का ग्रीनविच से समय आगे होगा पीछे होगा, आगे होगा। कितना आगे होगा, हमने बताया कि पृथ्वी एक देशांतर को पार करने में कितना समय लेती है, 4 मिनट। और भारत का जो मानक समय है, मानक देशांतर कौन सा है, 82.5। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 330 मिनट। इसका अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट। अर्थात भारत का समय ग्रीनविच से कितने आगे होगा, 5.5 घंटे आगे होगा। दूसरी चीज और है, एक होता है हमारा स्थानीय समय। स्थानीय समय किसे कहा जाता है, सूर्य की स्थिति से परिकलित समय, अर्थात जब सूर्य मध्याह्न पर होता है उस स्थान विशेष का परिकलित समय क्या कहलाता है, स्थानीय समय। अब हम यहाँ देखेंगे, भारत में बताइएगा सबसे पूर्वी वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिम वाला राज्य कौन सा है, गुजरात राज्य है। हमने बताया दोनों के मध्य में कितना अंतराल है, मैंने बताया लगभग 30 डिग्री। तो कितना आपका समय अंतर होगा, लगभग 120 मिनट।
अर्थात 2 घंटे का। अर्थात सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की तुलना में 2 घंटे पहले होता है और यहाँ 2 घंटे बाद। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वास्तविक समय कितना है, दोनों के स्थानों के संदर्भ में वास्तविक समय अंतराल कितना होगा, तो हम पूरा उसका कर लेते हैं। हमने बताया कि दोनों का जो अंतराल है वो कितना है, 29 डिग्री 18 मिनट इंटू 4 से। 4 8 32, 4 और 3 7, ये मिनट हो गए। 36, 116, 72 क्या है, सेकंड है। अर्थात इसका भी मिनट बनाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 मिनट 12 सेकंड, अर्थात 117 मिनट 12 सेकंड। यदि हम इसका घंटा बनाएं तो कितना हो गए, 1 घंटे 57 मिनट 12 सेकंड। अर्थात पूरब से पश्चिम के बीच में जो समय का अंतर है वो कितना होगा, 1 घंटे 57 मिनट। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के आकार के बारे में। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत कौन सा बड़ा राज्य देश है। भारत विश्व का, पहले भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भूभाग का 2.43% है। और इसके आधार पर भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब हमसे बड़े देश कौन कौन से हैं, यदि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमसे बड़े हैं, हमें ट्रिक है, रुक यूसी भाई, रूस है, रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर यूएसए अमेरिका, सी से चाइना चीन, डी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया, और आई से इंडिया। ये हमारी स्थिति है। ये हम एनसीईआरटी के संदर्भ बात करते हैं। और यदि हम सामान्य रूप से, आपने जीके की सामान्य बुक में पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल का आधार देश रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। और जनसंख्या भारत में कितनी है, 2011 के अकॉर्डिंग 131.06 करोड़ 2011, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग पाया जाता है, यहाँ पर 17.5% पाया जाता है। अगला हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं। अर्थात उपमहाद्वीप के संदर्भ में बात करते हैं। भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में, इधर हिंदुकुश पर्वत, इधर हमारा सुलेमान पर्वत, इधर आपको पता है हिमालय पर्वत, और इधर पूर्वांचल पहाड़ियाँ, और दक्षिण में तीनों तरफ से हिंद महासागर, अर्थात एक तरफ बंगाल की खाड़ी,
एक तरफ अरब सागर। बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन से। मैंने बताया कि भारत की उत्तरी सीमा है हिमालय पर्वत बनाता है, लेकिन देशों के संदर्भ में हमारी जो पश्चिमी सीमा है इधर पाकिस्तान। अब पीओके से हमारी पहले लगती थी अफगानिस्तान, लेकिन पीओके जो कि पाकिस्तान के पास है तो हमारी प्रत्यक्ष सीमा नहीं लगती है। उत्तरी सीमा है नेपाल उसके चीन के साथ, ये आपकी उत्तरी सीमा का भाग नेपाल के साथ, और ये आपका नेपाल, भूटान, इधर म्यांमार के साथ, और ये बांग्लादेश के साथ। अब हम एक चीज करते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारी स्थलीय सीमा बनाते हैं, उसमें कुछ अब सवाल पूछा जाता है कि सबसे अधिक सीमा रेखा की लंबाई किस राज्य की, आपके किस देश के साथ है, उसके बाद कम किसकी है। उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, 55 MBA, 55 BA से बांग्लादेश, और जिसके साथ हमारी स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 4096.7 किलोमीटर। दूसरा CS से चीन, और चाइना के साथ हमारी जो सीमा है 3488 किलोमीटर। ये पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा रेखा की लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। उसके बाद एन से नेपाल के साथ जो हमारी सीमा है 1751 किलोमीटर। नेपाल के बाद म्यांमार, और म्यांमार के साथ जो हमारी सीमा रेखा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान, जिसके साथ हमारी सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर। और उसके बाद अफगानिस्तान, जिसके साथ हमारी सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर। अर्थात ये स्थलीय सीमा वाले देश हैं। दूसरी चीज आती है कि हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, तो हमारी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर एग्जैक्ट है, लेकिन हम अप्रोक्स में इसको लिख देते हैं 15,200 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जलीय सीमा। जलीय सीमा की लंबाई यदि मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं, हमारी जलीय सीमा किन किन से बनती है, कौन कौन से राज्य बनाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अर्थात 9 राज्य हैं हमारी जलीय सीमा बनाते हैं, और हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें हमारा लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक हमारा पुडुचेरी या पुडुचेरी, और नेक्स्ट है दमन दीव। अर्थात अब उसका नाम चेंज करके, क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया है, अर्थात दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। ये जो हमारे हैं वो हमारे जलीय सीमा बनाते हैं। तो पहली बात है, मुख्य भूमि की जलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 6100 किलोमीटर। और सबसे अधिक जलीय सीमा रेखा बनाने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। उसके बाद हमारा है आंध्र प्रदेश। दूसरी चीज आती है, सबसे छोटी जलीय सीमा की रेखा की लंबाई बनाता है, वो बनाते हैं हमारा गोवा राज्य। राज्यों के संदर्भ में अगर हम
द्वीप समूह सहित जलीय सीमा की लंबाई करते हैं। द्वीप समूह सहित जलीय सीमा की लंबाई तो हमारी है 7516.6 किलोमीटर। उसके बाद हमारे इधर लक्षद्वीप समूह, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दो नजदीकी जलीय सीमा वाले देश हैं, एक श्रीलंका और एक यहां पर नीचे मालदीव। श्रीलंका और इधर है मालदीव। दूसरी चीज आपने कई बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि भारत के साथ हमेशा जब भी भारत का मानचित्र बनाया जाता है, श्रीलंका को क्यों दर्शाया जाता है? उसका कारण है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो जलीय सीमा का विस्तार 3 ओर है, उस जलीय सीमा के निर्धारण में या जलीय सीमा संबंधी कोई विवाद ना हो, अर्थात उसका निर्धारण किया गया है। क्योंकि उनके बीच की दूरी है 18 नॉटिकल मील है, अर्थात 9 किलोमीटर की आपकी दूरी पर है जलीय सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। इस कारण से इसको श्रीलंका को भारत के साथ संयुक्त रूप से दर्शाया जाता है। अब दूसरी चीज हम कुछ बात करते हैं चैनल क्या है? एक सक्रिय जलीय क्षेत्र होते हैं जो किन्हीं द्वीपों के मध्य पाए जाते हैं, अर्थात दो भूभागों के मध्य सकरा जलीय क्षेत्र चैनल कहलाता है। हमारे यहाँ 2-3 चैनलों पर बात करते हैं। एक है हमारा 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल कहाँ है? ये है नीचे मालदीव और मिनिकोई द्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल है और मिनिको और लक्षद्वीप समूह के मध्य यहाँ 9 डिग्री चैनल। इधर अगर हम इसमें बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो यहाँ पर आपका अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य में हमारा एक चैनल है, जिसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। उसके बाद हम कई चीज़ों के बारे में और अध्ययन करते हैं, खासकर आजकल विवाद के विषय जो बने हुए हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। एक और है कि हमारा जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसके बाद जो दक्षिण भारत का दक्षिण वाला भाग है वो सकरा होता जाता है, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग है वो त्रिभुजाकार स्थिति में है, लेकिन भारत की कुल जो आपकी स्थिति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय है। दूसरी चीज और आती है, हम एक और बात कर लेते हैं कि भारत का पूर्व में बताया सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन ये कहा जाए कि भारत का पूर्वी राजधानी कौन सी है, तो आपका कौन सा है? नागालैंड की कोहिमा सबसे पूर्वोत्तर राजधानी है। उसके बाद हम एक और बात करते हैं 7 सिस्टर, 7 बहन वो कौन सी है? 7 सिस्टर, जिसमें एक उसका ट्रिक है सेवन सिस्टम है अनाम, मित्र, असम में असम कौन कौन से हैं? ऐसे अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम,
तरह से त्रिपुरा, असम में है, और मैं से है मेघालय। ये 7 सिस्टर है। अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, हमारे कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप ये कह रहे होंगे कि पहले 29 राज्य थे, लेकिन आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर राज्यों की श्रेणी से हटाकर उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। लेकिन आप ये कहेंगे कि जब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए तो पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, अब वो 9 हो जाने चाहिए, लेकिन वो 8 है बता रहे हैं। उसका रीज़न है कि हमारा पहले दमनदीप और आपका दादर नगर हवेली जो अलग केंद्र शासित प्रदेश था वो भी हमारा एक कर दिया गया है, जो 26 जनवरी 2020 से है अस्तित्व में आ गया है। अब कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के नीचे आप आएंगे तो उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ। उसके बाद चलिए बिहार की राजधानी पटना। बिहार के नीचे चलेंगे झारखंड की राजधानी बताइएगा कौन सी है? रांची। उसके बाद बात करिए, नीचे चलते हैं हिमाचल से दक्षिण पश्चिम वाले भाग में, जहां आपका पंजाब है और हरियाणा भी है। पंजाब और हरियाणा की पता होगा, संयुक्त राजधानी चंडीगढ़। उसके बाद राजस्थान जयपुर। गुजरात कौन सी है आपकी? गांधीनगर। उसके बाद नीचे आ जाइए महाराष्ट्र की कौन सी है? मुंबई। उसके बाद गोवा पणजी। उसके बाद कर्नाटक की कौन सी है? बेंगलुरु। उसके बाद केरल की तिरुवनंतपुरम। फिर तमिलनाडु चेन्नई। फिर आपकी तेलंगाना हैदराबाद। आंध्र प्रदेश जिसकी अमरावती प्रस्तावित है, अभी काम वही हो रहा है। उसके बाद उड़ीसा आ जाइए तो उड़ीसा की भुवनेश्वर। उसके बाद पश्चिम बंगाल कोलकाता। इधर आइए मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और उसके बाद आइए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। उधर चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश उसकी राजधानी ईटानगर। असम दिसपुर। नागालैंड की कोहिमा। उसके बाद मणिपुर की राजधानी है कौन सी है? इम्फाल। उसके बाद है मिजोरम। आपका कौन सी है? आइजोल। त्रिपुरा, अगरतला। ये हमारा। उसके बाद हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है, लद्दाख जिसकी लेह है, दिल्ली जिसकी दिल्ली है, चंडीगढ़। उसके बाद हम बात करते हैं दादर नगर हवेली और दमनदीप इसकी दमन है। उसके बाद लक्षद्वीप की कवरत्ती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है और पुदुचेरी की पुदुचेरी। ये था हमारा। कैसा लगा दोस्तों बताइएगा। और हम अगले वीडियो में है देशों के, हमारे जो पड़ोसी देशों के साथ हमारे सीमा संबंधी विवाद। आपने कई सुन रखे होंगे कि चीन के साथ हमारा विवाद क्या है, हमारा नेपाल के साथ हालिया विवाद क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। बाकी के छोटे छोटे विवाद हम बाकी और देशों के बारे में बता देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमारा सिंधु नदी संबंधी विवाद है, पीओ के संबंधी विवाद है। उसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका। उसके बाद हम बात करते हैं मालदीव, जो हमारे पड़ोसी सामुद्रिक देश हैं, अर्थात जो जलीय सीमा बनाते हैं, सबसे निकट के पड़ोसी देश हैं। और उसके बाद तीसरा निकटतम पड़ोसी देश है जलीय सीमा बनाने वाला, वो है इंडोनेशिया। ठीक है, आपने इतनी देर सुना, धन्यवाद।